अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आगाज सफर सैफ अली पर। आज आपको दिखाएंगे ईरान के अर्तविल में बड़ा धमाका होने की खबर, हमले की अफवाहें तेज, ओमान में मीटिंग के बावजूद गल्फ में जंग की तैयारी, अमेरिकी कैरियर बनाम IRGC की मिसाइल नामे तैनात, यूरेनियम पर नहीं झुका ईरान तो अमेरिका ने ईरानी एल पर कर दी ताजा स्ट्राइक, गजा में मौतों का आंकड़ा 2 लाख के पार होने का दावा, जिनेवा एकेडमी की डराने वाली रिपोर्ट आई सामने, कर्नल गद्दाफी के बेटे सैफ गद्दाफी हुए सुपुर्दे खाक, भीड़ का उमड़ा सैलाब, इराक में कुर्सी की जंग, मालिकी के नाम पर शिया ब्लॉक में दरार की खबर, रेड सी में अमेरिका और सऊदी अरब की जंगी रिहर्सल, साझेदारी का बड़ा सिग्नल, और 7 साल के सूखे के बाद मोरक्को पानी में डूबा, 1.5 लाख लोग घर छोड़ने पर हुए मजबूर। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरान में एक बड़ा धमाका होने की खबर है, जिसके बाद अफवाहें तेज हो गई हैं कि क्या यह अमेरिका का हमला है या मोसाद का काम है। भारत के एक वेब पोर्टल ने तो इसे सीधा अमेरिका का हमला ही बता दिया। आप जरा होशियार रहिएगा। ईरान के नॉर्थ वेस्ट में बसे शहर अर्दविल में एक बड़े धमाके और आग की खबर ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। वीडियो में आसमान तक उठता हुआ काला धुआं और तेज लपटें दिखाई दे रही हैं, जो शहर के एक तेल गोदाम के पास से उठती बताई जा रही हैं। धमाके के बाद कई घंटों तक धुएं का मोटा गुबार हवा में तैरता रहा और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। लोकल सोर्सेस के मुताबिक आग कई धमाकों के बाद भड़की। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें घूम रही हैं, कोई इसे हादसा कह रहा है तो कोई इसे सबोटाज से जोड़ रहा है, मगर इन दावों की कोई पक्की तस्दीक सामने नहीं आई है। ईरान में अक्सर आजकल जो धमाके हो रहे हैं, कभी किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से, कभी सूखे में आग लगने की वजह से, उससे सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। जंग की खुशबू तेज हो रही है, दरिया में जहाज हैं और गल्फ में टकराव की पूरी तैयारी है। खाड़ी के पानी में फिर से बारूद की बू फैल रही है। एक तरफ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अपनी पूरी फौजी टोली के साथ अरब सागर में अरेबियन सी में घूम रहा है, ऊपर उसके फाइटर जेट्स चक्कर काट रहे हैं और अमेरिका ताकत दिखाते हुए ये कह रहा है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी अमन की बात लेकिन हाथ ट्रिगर पर। कल रात अमेरिकी आर्मी की सेंट्रल कमांड ने ये तस्वीरें खुद जारी की। रात 12 बजे के करीब ऐसी तस्वीरें जारी करने का मकसद क्या हो सकता है? उधर जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की नेवी ने हॉर्मुज की खाड़ी में तेज हमला करने वाली 40 नावें और मिसाइल बोट उतार दी हैं। ये दावा किया जा रहा है। ईरान की ऑफिशियल लाइन ये है कि ये समंदर की हिफाजत के लिए है, लेकिन असली मैसेज साफ है, अगर कुछ हुआ तो मैदान खाली नहीं मिलेगा, हम भी मिलेंगे तुम्हें और सलाम दुआ होगी। टाइमिंग पर गौर कीजिए दोस्तों, ये वही वक्त है जब कल ओमान में ईरान और अमेरिका के दरमियान जून की जंग के बाद पहली मर्तबा बातचीत हुई। दूसरी तरफ ये दोनों ही मुल्क मिसाइलों और जहाजों की ताकत दिखा रहे हैं कि क्या ये मामला टेक्निकल समझौते की तरफ जाएगा या फिर पॉलिटिकल जिद सब कुछ जाम कर देगी। क्योंकि मिसाइलें, जहाज और धमकियां अपनी जगह खड़ी हैं और बातचीत अपनी जगह। कौन पहले टूटेगा, यही तो असली मुकाबला है। ओमान में हुई मीटिंग के बाद बंदिश का खेल शुरू हो गया है। अमेरिका ने ईरान के तेल पर नई पाबंदी लगा दी है। यूं समझिए कि तेल पर नई स्ट्राइक कर दी है। ओमान में बातचीत खत्म होते ही अमेरिका ने नया वार कर दिया। अमेरिका ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को दबाने के लिए ताज़ा सैंक्शंस यानी ताज़ा पाबंदियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 14 जहाज सीधे निशाने पर हैं। यानी एक हाथ से डायलॉग और दूसरे हाथ से प्रेशर। मैसेज साफ है कि बातचीत के साथ साथ इकोनॉमिक घेराबंदी भी जारी रहेगी। अब देखना यह है कि ईरान इसे डील की तरफ एक धक्का मानेगा, पुश मानेगा या नए टकराव की शुरुआत मानेगा। ईरान से गजा की तरफ चलते हैं। गजा में हथियारबंद गिरोह क्या असल में इस्राएली एजेंट्स है? अल जजीरा की जांच ने इस पर एक बड़ा पर्दाफाश किया है। फोटो जिसका है वो तो मारा जा चुका है, लेकिन इसी के चेहरे से गजा के गद्दारों को एक तरीके से पेश किया जाता है। अल जजीरा की नई इन्वेस्टिगेशन ने दावा किया है कि गजा के अंदर कुछ हथियारबंद गिरोह सीधे इस्राएली फोर्स के लिए काम कर रहे हैं और फिलिस्तीनियों के खिलाफ ऑपरेशन में मदद दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री में, अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री में इन ग्रुपों के नाम, उनकी मूवमेंट और उनकी कथित ट्रेनिंग साइट तक ट्रैक करने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नेटवर्क अंदर से काम करता है, यानी गजा की सीज फायर के बाद वाली जंग सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी लड़ी जा रही है। अल जजीरा कहता है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वैसे वैसे लोकल मिलिशिया ग्रुपों का रोल बढ़ता जा रहा है, जो इलाके की अंदरूनी जानकारी इस्राएली फोर्स तक पहुंचाते हैं और उनके लिए ऑपरेशन आसान बनाते हैं। ये लोग दरअसल हमास या फिलिस्तीनियों के मुखालिफ के तौर पर नहीं, इसराइल के एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं, ये अल जजीरा का कहना है। अगली खबर, क्या गजा में मौतों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है? जिनेवा एकेडमी की डराने वाली वार्निंग सुन लीजिए।
जिनेवा एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स ने यह कहा है कि गजा में मौतों की असली तादाद ऑफिशियल नंबर से कहीं ज्यादा हो सकती है। एकेडमी के हेड स्टुअर्ट केसी मैसलिन के मुताबिक अक्टूबर 2023 के बाद से गजा की आबादी में 10% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है, और अगर इस गिरावट को सीधा मौतों से जोड़ा जाए तो आंकड़ा करीब 2 लाख तक पहुंच सकता है। लेकिन गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री जो वहां काम करती है और हमास के मातहत काम करती है, उनका आंकड़ा 73,000 मौतों का ही है, ये बता दो। यानी जमीन पर जो नंबर सामने आ रहा है उसके पीछे एक और बड़ा और अनदेखा नंबर छिपा हो सकता है, अगर इस नई रिपोर्ट को माना जाए। ये दावा सीधे उस बहस को हवा देता है कि गजा की तबाही का असली हिसाब शायद दुनिया अभी तक समझ ही नहीं पाई है। और अगर यह अंदाजा सही निकला, अगर निकला सही, तो क्या इंटरनेशनल सिस्टम इस पैमाने की बर्बादी को कभी जवाबदेह ठहरा पाएगा? आप में से कुछ इसे 2 लाख, कुछ 3 लाख, कुछ 5 लाख, कुछ तो पूरे 20 लाख, कुछ 1 लाख बताएंगे, लेकिन जज्बात खबर नहीं होते। ये दावा है, रिपोर्ट है, कंफर्मेशन नहीं है। दावे में और कंफर्मेशन में फर्क होता है, इसे समझना सीखिए। अब बात लीबिया की, जहां सैफ अली इस्लाम गद्दाफी को सुपुर्द खाक किया गया और इस दौरान भीड़ का जो सैलाब उमड़ा उसने कई सवाल खड़े कर दिए। एक सवाल तो यह है कि क्या गद्दाफी की सोच आज भी जिंदा है? लीबिया के शहर बनी वलीद में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उनके हाथों में लीबिया का पुराना हरा झंडा था और माहौल गम और गुस्से से भरा हुआ था। मंगल को कत्ल किए गए सैफ अल इस्लाम, जो कि लीबिया के साबिक लीडर मुअम्मर गद्दाफी थे, उन्हें जुम्मे को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जनाजे में शामिल भीड़ ने साफ दिखाया कि गद्दाफी खानदान का असर अभी भी लीबिया के एक बड़े हिस्से में जिंदा है। इस कत्ल ने पहले से बटे हुए मुल्क में फिर से पुराने जख्म हरे कर दिए हैं। और अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक शख्स के जनाजे की तदफुन का मंजर है या ये लीबिया में एक नए टकराव की शुरुआत का इशारा है? मुअम्मर गद्दाफी का आखिरी वीडियो देखने के बाद आपने शायद पहली बार गद्दाफी खानदान के लिए ऐसी भीड़ देखी होगी। मुअम्मर गद्दाफी के आसपास एक भीड़ थी, दंगाइयों की, कातिलों की, हैवानों की भीड़ थी, जिसने अपने हेड को, अपने मुल्क के सरबराह को कत्ल कर डाला। बढ़ते हैं आगे। इराक की सियासत उफान मार रही है। बगदाद में कुर्सी की जंग शुरू हो चुकी है। मालिकी के नाम पर शिया ब्लॉक में दरार की खबर आ रही है। दोस्तों, इराक की सियासत फिर उबल रही है। नवंबर के इलेक्शन में जीत हासिल करने वाले शिया अलायंस कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क के अंदर ही अब खींचतान खुलकर सामने आ गई है। अलायंस के बड़े लीडर अब भी नूरी अल मलिकी को अगला वजीर आजम बनाना चाहते हैं इराक का, लेकिन अंदरूनी मुखालिफत और बाहर से अमेरिका के प्रेशर उनकी राह में दीवार बनकर खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी के आखिर में सीधी धमकी दी थी कि अगर मलिकी दोबारा कुर्सी पर लौटे तो अमेरिका इराक की मदद बंद कर देगा। इसके बाद अलायंस के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। कुछ धड़े डर रहे हैं कि अमेरिका से टकराव मुल्क की इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों पर भारी पड़ सकता है। आपको बता दूं कि नूरी अल मलिकी साल 2006 से 2014 तक इराक के वजीर आजम रह चुके हैं और उनके दौर को लेकर आज भी मुल्क में तेज बहस जारी है। उनके सपोर्टर कहते हैं कि वो मजबूत हाथ वाले लीडर हैं जो हालात संभाल सकते हैं, जबकि उनके मुखालिफिन ये याद दिलाते हैं कि उसी दौर में इराक में फिरका वाराना तनाव और वायलेंस बढ़ी थी। अब हालात ये हैं कि शिया ब्लॉक बाहर से एक दिख रहा है, लेकिन अंदर दरार साफ दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या अलायंस अमरीकी दबाव झेलकर मलिकी पर अड़ा रहेगा या कुर्सी बचाने के लिए और मुल्क की इकोनॉमी को बचाने के लिए आखिरी वक्त पर कोई नया नाम सामने आएगा? क्या यहां भी अमेरिका का प्रेशर काम आएगा? हम देखेंगे। इस्लामाबाद की नमाज जुमा खून में डूब गई और अब इस हमले पर सऊदी अरब ने सख्त रिएक्शन दिया है। हमने कल शाम के बुलेटिन में इस पर खबर ली थी। फाइनल फिगर बढ़ चुकी है, 31 तक पहुंच चुकी है। सऊदी की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान जारी करके कहा है कि पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में मस्जिद को निशाना बनाने वाला यह धमाका एक दहशतगर्दाना हमला है, जिसकी सऊदी हुकूमत खुली मजम्मत करती है। उन्होंने बहुत कुछ कहा कि हम मुल्क के साथ खड़े हैं, हम सभी लोगों के साथ खड़े हैं, हमें टेररिज्म के खिलाफ कदम उठाने होंगे। ये सब बातें हैं दोस्तों। कल जुम्मे की नमाज के दौरान एक वहशी खुदकुश हमलावर ने, एक दहशतगर्द ने शिया मस्जिद के अंदर खुद को उड़ा लिया। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 31 लोग मारे गए, 170 लोग जख्मी हुए। इनमें कई की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। यह हमला सिर्फ एक मस्जिद पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी अमनो अमान पर सीधा वार है। सोचिए कैसे लोग मस्जिद के अंदर घुसकर हमला कर देते हैं, शिया सुन्नी के नाम पर। इसीलिए कौम पिट रही है, इसीलिए पिट रही है। बढ़ते हैं आगे। रेड सी में अमेरिका और सऊदी अरब दोनों की नेवी ने एक जंगी रिहर्सल की। हालांकि यह सालाना रिहर्सल होती है, लेकिन इस बार साझेदारी का यह खुला इशारा दे रही है। अमेरिकी नेवी और सऊदी अरब की रॉयल नेवल फोर्स ने अपना सालाना जॉइंट नेवल ऑपरेशन या जॉइंट नेवल ड्रिल पूरी कर ली है। इंडिगो डिफेंडर नाम की यह एक्सरसाइज एक सीधा मैसेज है
कि दोनों मुल्क समंदर में अपने जंगी तालमेल और ऑपरेशनल तैयारी को और तेज कर रहे हैं। ऐसे वक्त पर जब पूरा रीजन पहले ही टेंशन में है, ये रिहर्सल सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं लगती, ये ताकत दिखाने और पार्टनरशिप पक्की करने का सिग्नल भी है। मुझे लगता है कि अगर कोई जंग छिड़ती है तो सऊदी अरब के जहाज भी खड़े होंगे समंदर में। अगर सऊदी अरब की तरफ कोई मिसाइल आई तो उसे रोकने के लिए। सऊदी अरब हालांकि कह चुका है कि ईरान पर हमारी जमीन, समंदर और हवा से कोई हमला हम नहीं होने देंगे। अब बात मोरक्को की। एक मुस्लिम मलिक है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। नॉर्थ मोरक्को में तेज बारिश ने कई सूबों को पानी में डुबो दिया और हुकूमत को 1400 से ज्यादा लोगों को घरों से निकालना पड़ा। अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन मौसम से जुड़ा डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि तेज बारिश और हवाएं अभी जारी रहेंगी। ये पिछले हफ्ते से जारी हैं दोस्तों। 7 साल तक सूखे यानी कहत की मार झेलने के बाद ये पानी राहत नहीं, आफत बनकर आया है। अब असली डर ये है कि अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो कितने और शहर खाली कराने पड़ेंगे। ऐसे ही हकीकत देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।